हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे गणित। और गणित में मैंने 10 प्रश्नों का संग्रह किया है और ये 10 क्वेश्चन जो भी हैं आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं रोज की तरह आज भी उन 10 प्रश्नों में से पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतया विभक्त हो। तो जब छोटी से छोटी की बात आए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालने की जरूरत है, लासा। और बड़ी से बड़ी की बात आए तो आप मासा निकाल लेंगे। एक तो ये आप ट्रिक अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि लगभग अधिकांश क्वेश्चन में आपको इससे बड़ी आसानी मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो जब छोटी से छोटी की बात आ गई तो आप तुरंत ये समझ लें कि हमें क्या करना है। ये जो अंक दिए गए हैं इनके हमें, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका हमें क्या निकालना है, लासा। तो चलिए, इसका मतलब हमें इनका लासा निकालना है। तो लासा किसका किसका, लघुत्तम समापवर्तक किसका किसका, 12 का, 15, 20 और 27। आप इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 2 से कर लें। 2 छंग 12 और 15 में नहीं आएगा भाग कंप्लीटली, तो हम इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। और 20, 27 में भी नहीं जाएगा, इसको लिख लीजिए। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 पंजे 10 और 27। अब इसके बाद देखेंगे 2 से और आगे विभाजित नहीं हो पाएगा, कोई भी एक संख्या नहीं विभाजित हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5, 3 9 27। फिर 3 से कर लेते हैं आगे। ये तो विभाजित हो गया है और ये आपका ये होना नहीं है, ऐसे ही लिख लेंगे। 5 में नहीं होगा। 3 3 जा 9, 3 1 का 9। तो फिर से एक बार और करेंगे डिवाइड, इसको ऐसे ही नोट करेंगे। हो गया 3 एकम 3। अब 5 से कर लें तो ये 1 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक पहले से ही है, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब हम क्या करें, इन सब का गुणा कर लें। तो 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, 45 से 3 में गुणा करें तो देखिए इस प्रकार से 45 गुणा 3 का मतलब 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13। फिर आगे हमें गुणा करना है इसमें 2 से। तो 135 गुणा 2 मीन्स 270। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से फिर गुणा करना, तो 27 गुणा 54 मीन्स 540। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। फिर से देख लीजिए अपने क्वेश्चन को, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 540 एक ऐसी संख्या है जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा।
सबसे छोटी यही संख्या है जो इन सब से विभक्त हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 540। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 9, 27, 81 और एक आपको पद की जगह पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। तो आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होना चाहिए यह आपको ज्ञात करना है। उसके बाद 729 में लुप्त पद क्या होगा। लुप्त मीन्स यही क्वेश्चन मार्क वाले पद या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होना चाहिए, यह आपसे प्रश्न किया गया है। तो आगे देखते हैं कि इनका जो सीरियल है या सीरीज जो है वो कैसे है। 9 है, 9 के बाद 27 है और 27 के बाद 81 है। तो आप देखें रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसमें दिमाग लगाएंगे और ये आपको बार बार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दिमाग में रहेगा कि हम इसको किस प्रकार से देखें। बहुत कठिन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 9 कहां से आया, और 9 में 3 से गुणा हुआ तो 27, फिर 27 में 3 से गुणा हुआ तो 81। तो आप जरा देख लें कि ये अगर 3 का वर्ग रहा होगा, 3 का वर्ग का मतलब 3 गुणा 3 मतलब 9, और 3 की घात फिर 3 करके देखें अगले पद के लिए तो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार हो जाएगा। 3 का 9 तिया 27 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 3 की घात 4 करके एक और बढ़ा दिया तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार। 3 का 9 तिया 27 तिया 81। आगे बढ़ते हैं, क्रम हमारा सही चल रहा है, इसका मतलब अगला जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा। 3 जो है 5 बार हो जाएगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से देखेंगे 3 का 9 तिया 27 तिया 81, 3 3 और 3 अट्ठे 24, 243। ये जो है 81 के बाद 243 होना चाहिए, लेकिन और सही जानकारी के लिए अगला भी पद देख लें कि 3 की घात 6 करने पर क्या जो दिया है वो मिल रहा है। 3 की घात 6 का मतलब 3 जो है 6 बार। आप गुणा करेंगे तो यही 243 जो है आया था 5 बार, तो एक 3 से और हो जाएगा। तो 3 का 9 और 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 1 7, 729 आएगा। इसका मतलब जो ये क्रम जो हम लेकर चल रहे हैं यही सही है इस क्वेश्चन के लिए, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा चौथा पद जो है हमारा क्या, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी की जगह पर क्वेश्चन मार्क है और ये लास्ट वाला पद है, तो फिर आंसर आपका 243 होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है -3 -8 ये बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो भी हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि देखिए ऑन पेपर इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसको x अक्ष मान लेते हैं, इसको x डैश, और ये y अक्ष है और ये y डैश। तो देखिए इधर जो होंगे पॉइंट्स वो होंगे पॉजिटिव 2 3 4, इसी तरह से आपका आगे बढ़ेगा 5 6, और इसी तरह से इसमें भी देखेंगे y अक्ष पर ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से ऊपर फिर यहां भी देख लेंगे 1, लेकिन यहां क्या होगा, यहां मूल बिंदु पर 0 होगा, 0 से फिर इधर आएंगे तो -1, ये निगेटिव हो जाएगा उल्टी साइड में, आप ये समझ लें -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8। इसी तरह से इसमें y अक्ष पर नीचे की ओर जो है माइनस में होंगे पॉइंट्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं -8 y डैश। चलिए इस प्रकार से हम समझ लेते हैं। अब जरूरत हमें है -3 और -8 की। तो -3 और -8 देखिए जरा सा कहां मिल रहा है हमें। इधर तो सब पॉजिटिव हैं, एक्स अक्ष के भी जो पॉइंट हैं वो पॉजिटिव हैं और वाई अक्ष के भी पॉजिटिव हैं। तो ये एक्स अक्ष का हो गया, ये वाई अक्ष का हो गया, मतलब यहां जो पॉइंट्स होंगे वो प्लस प्लस में होंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या है, ये एक्स अक्ष इधर पॉजिटिव है और इस तरफ क्या है, निगेटिव है। तो x मींस पहला वाला जो है निगेटिव हो जाएगा और y वाला क्या है, y वाला यहां पॉजिटिव है ऊपर की ओर, तो ये y वाला यही रहेगा यहां, तो ये पॉजिटिव। इस प्रकार से जो पॉइंट्स होंगे ये आपका प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश, और ये द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये चतुर्थांश भी क्यों कहा जाता है इसको भी आप समझ लें। चतुर्थांश का मतलब 4 में से एक, 4 में से ये पहला, 4 में से ये जो है पहला है, कहां से कहां तक, इस प्रकार से ये जो पार्ट है ये प्रथम चतुर्थांश का हो गया और द्वितीय चतुर्थांश का इधर से इधर का पार्ट हो गया, तृतीय इसी प्रकार नीचे का हो गया और चतुर्थ का ऐसे हो गया। तो ये 4 चतुर्थांश इस प्रकार से हुए। अब जो पॉइंट आपको दिया गया है -3 और -8, ये कहां होगा, तो देखिए ये x है और ये y, तो x अक्ष पर -3 मतलब आपको इस साइड में आना है, -3 मतलब -1 -2 और -3 ये, और y अक्ष पर -8, तो माइनस कहां है, नीचे की ओर है y अक्ष पर, और -8 का मतलब यहां पर, ये आप समझ गए। अब इसको भी और ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये जो पॉइंट यहां काट रहा है एक दूसरे को, ये क्या होगा, -3 और -8 होगा। ये अंक है इस कटान बिंदु का जहां पर ये काट रहा है। अब देखेंगे कि ये है कहां, किस चतुर्थांश में है, तो ये आपके यहां मैंने, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में, तो ये कहां है, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। प्रश्न पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ये क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं। दो व्यक्ति हैं एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं, तो एक मीनार हम बना लेते हैं, ये एक मीनार हो गए इस प्रकार से, और इसके दोनों ओर, एक ओर ये और दूसरी ओर
दोनों ओर जो है क्या है, दो व्यक्ति खड़े हैं, मतलब एक यहां, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं। तो हम ऐसे इनको मिला देते। चलिए अब जरा देख लें कि ये जो मीनार है इसके दोनों ओर, मतलब एक ओर ये हो गया, यहां एक आदमी खड़ा है, और दूसरा ओर ये हो गया, यहां एक आदमी खड़ा है। चलिए हो गया, दो आदमी इस प्रकार से खड़े हैं मीनार के दोनों ओर। अब बात क्या है, इनके मीनार की चोटी से उन्नयन कोण, तो मीनार की चोटी तो ये है। अब इनको हम एक नाम दे देते हैं। चलिए ये हो गया ए बी मीनार, और ये पॉइंट सी ले लेते हैं और इसको पॉइंट डी ले लेते हैं। तो हमने देखा कि एक मीनार के दोनों ओर आदमी खड़े हैं और मीनार की चोटी से उन्नयन कोण 30 अंश और 45 अंश है। तो मीनार के चोटी से उन्नयन कोण, उन्नयन मीन्स ऊपर की ओर उठता हुआ, इसका आपको ध्यान रखना है। उन्नयन का मतलब है ऊपर की ओर उठता हुआ। तो यहां से ये व्यक्ति जो है यहां पर है और यहां से ऊपर की ओर उठता हुआ ये जो लाइन गई है, ये चोटी, इस व्यक्ति से चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश का है। और इसी प्रकार से दूसरी ओर का जो व्यक्ति है उससे चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश। उन्नयन कोण का मतलब उठता हुआ कोण, मतलब नीचे से जो ऊपर की ओर जो ये गया है, लाइन जो गई। अब आप ध्यान देंगे कि उन्नयन कोण का मतलब उठता हुआ कोण। थोड़ा सा फिर से हम इसको ड्रा कर देते हैं। अच्छा गड़बड़ हो गया भाई। चलिए देख लेते हैं इस प्रकार से। चलिए तो ये जो है आपका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 अंश का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी, एक व्यक्ति कहां है, यहां खड़ा है और दूसरा यहां खड़ा है, मतलब सी और डी की हमें, सी और डी, सी से डी तक की पूरी दूरी कितनी है ये हमें ज्ञात करना है, सी से डी तक की दूरी। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ये दूरी कितनी है, और उसके बाद फिर अगली ये दूरी कितनी है। ये दोनों मिल जाए हमें तो इनको जोड़ देंगे तो फिर हमें सी डी मिल जाएगा, मतलब सी से डी की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। तो हम क्या करें, पहले एक एक ज्ञात कर लें। अब हमारे पास है क्या, ये बीच में मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 50 मीटर, और ये उन्नयन कोण है। तो हम क्या करें, अब देखेंगे जरा, हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उनमें हमने क्या देखा था, एक आसान सा सूत्र आपने देखा रहा होगा त्रिकोणमिति में, लाल बटा काका। अब ये जो है इसको आप जरा हिंदी में समझ लें, ये लंब, ये आधार, फिर ये लंब, और ये आधार, और ये कर्ण, और ये भी कर्ण। अब ध्यान ये देना है कि इसी पर हम विभाजित कर लें, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और ये कॉट, ये सेक, और ये कॉसेक।
तो हमें जो है करना क्या है, ये एंगल जो है जहां जहां से मनुष्य देख रहा है ऊपर की ओर मीनार की ओर, यहां से जो एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये आपकी भुजा है ए बी, मतलब ये मीनार, इसकी ऊंचाई दी गई है, तो ये क्या है, लंब है। अब हम इस ट्रायंगल को सिर्फ अभी देखें, पहले इस ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल है, तो जब इस ट्रायंगल का देख रहे हैं तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, सी ए बी। ट्रायंगल ए बी में हम यूज करें, हमें हमारे पास है क्या, हमारे पास तो 50 मीटर दिया है, मीन्स ए बी है, मतलब ये लंब है। लंब मीन्स जो सीधा खड़ा हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, ये लंब है। हमारे पास लंब है, और क्या है, ये आधार है। आधार हमें पता नहीं है कितना है, तो AC है आधार, और आपको लंब और आधार जिस फॉर्मूले से मिल रहा हो उसको ले लें, तो tan में हमें लंब और आधार मिल रहा है, या फिर काट में भी हमें आधार और लंब मिल रहा है। तो जहां आधार देखिए, आधार मिल रहा है या कर्ण और आधार मिल रहा है, इसमें भी हमें मिल रहा है, लंब और कर्ण मिल रहा है। तो हमें जहां लंब और आधार मिले उसको लेना है। तो लंब और आधार हमें किसमें मिल रहा है, tan में या फिर काट में मिल रहा है। तो tan या काट हम ले सकते हैं। तो आप देखें, अगर काट आपने ले लिया, मान लीजिए काट, तो फिर काट थीटा, आप देख रहे हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू, ये देखिए कॉट नीचे है तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो हमें चाहिए क्या था, लंब और आधार, लंब है और ये आधार है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे बाद में। लेकिन चलिए देखते हैं पहले क्या है, लंब बटा आधार। जहां हमें जो जरूरत होगी वो कर लेंगे। हमें तो जो है अब त्रिकोणमिति के हिसाब से हमें करना है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, आधार अभी हमें पता ही नहीं है, तो ए, ये सी है, ये ए है, तो हम आधार की जगह पर क्या रख देंगे, ए सी, और लंब की जगह पर हमें 50 मीटर दिया, हमने लिखा 50 मीटर। कॉट थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर है 30 अंश, तो अब हम लिख देंगे कॉट 30 अंश इक्वल टू ई बटा 50 मीटर। अब कॉट 30 का मान क्या होता है वो आप रख दें, कॉट 30 का मान √3 इक्वल टू AC बटा 50 मीटर। अब जरा क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50√3 बराबर AC। AC की जो लंबाई आई वो कितनी आई, AC इक्वल टू 50√3 मीटर, हो गया 50√3 मीटर। लेकिन हमें AD भी अगर पता चल जाए तो इसी प्रकार से AD को भी हम निकाल सकते हैं। कॉट 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो आधार क्या है, AD बटा लंब AB, और AD हमें नहीं पता है, और AB कितना है, 50 मीटर। कॉट 45 का मान क्या होगा, 1 इक्वल टू AD बटा 50 मीटर। 50 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा AD बराबर 50 एकम 50 मीटर। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए CD, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी, इस आदमी से दूसरे आदमी, इस आदमी तक की टोटल दूरी कितनी है। इसका मतलब हमें CD चाहिए, और CD
मतलब ये हुआ कि AC प्लस AD, तो दो व्यक्तियों के बीच की दूरी हमें मीन्स CD चाहिए, और CD का मतलब AC प्लस AD, और AC कितना है 50√3 प्लस AD कितना है 50, दोनों को जोड़ते हैं हम, टोटल जितना मीटर हो, तो हम 50-50 दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम कॉमन ले लें, 50 दोनों में हमने कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1, और अब देखेंगे 50 √3 की वैल्यू रख दें 1.732 और प्लस 1, इस प्रकार से। आगे हम देख लें जरा कि 50 गुणा, यहां गुणा है, अगर नहीं लिखा है तो भी गुणा ही है। अब इसको जरा हम देख लें, इसको जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.732। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, 0 और 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 1 16, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 तिहाई 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36 का 6 हासिल 3, और 5 दूना 10 3 13। इसका मतलब अब दशमलव देखिए कैसे लगाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो 1 2 और 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 136.60 मीटर। ये हो गई टोटल दूरी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी। समझ में आ गया होगा। इतना लंबा सॉल्यूशन करने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो ये आसानी से हो सकता था थोड़े में ही, लेकिन जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है, तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, बाद में आप भूल जाएंगे। तो आपको इसको ये ना सोचें कि बड़ा लंबा हो गया, तो लंबा तो है क्योंकि आपके समझ में इसी तरह आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल कीजिए x-3 = 10/x। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है। x-3 = 10/x इस प्रकार से लिख लें, और इसको चाहे ब्रैकेट में लिखें चाहे ऐसे, या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x से दोनों में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और -3 से x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू x से तो ऊपर गुणा हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं, बराबर 10 बचा। अब x² -3x और 10 को इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका -10 = 0, यहां कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का मिडिल टर्म को तोड़कर, यहां कुछ नहीं है तो हम मान 1 है, और 10 और 1 का हम गुणा करेंगे। बिल्कुल आपको हम समझा देना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो भी आपको आने लगे। तो 10 × 1 = 10, और इस 10 को हमें तोड़ना है कि 3 लाना है, तो 10 का हम फैक्टर कर लें, 2 पंजे 10, 5 1 × 5, इस प्रकार से हमें मिला क्या 2 × 5 × 1। हमें इन्हीं से ज्ञात करना है 3 कैसे आएगा। तो देखें जरा, 2 × 1 = 2 और 5 है हमारे पास, 5 में से अगर 2 घटा दें तो हमें 3 मिल सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, x² माइनस यहां 5 ऋण 2 5 - 2, और x है ये गुणा में तो x को ऐसे ही रख लेंगे, और 10 मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया, तोड़ दिया। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x² -5x से मल्टीप्लाई दोनों में होना है तो 5x, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस होगा तो फिर
2 से x में गुणा होगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कैसे कैसे होता है उसको भी जरा आप देख लें, साइन का भी प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये होता है। आप इससे आसानी से कर लेंगे, इसको आप दिमाग में रखिएगा। कुल मिलाकर जब दोनों एक रहेंगे उनका गुणा होगा तो फिर प्लस होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे और उनका गुणा होगा तो फिर माइनस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जरा और आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो और आगे क्या होगा देखिए, इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का एक ग्रुप बना लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x, तो बचेगा एक x माइनस 5x बाहर हो गया। इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, मीन्स 2 से भाग देते हैं तो x बाहर गया, माइनस 2 10, 5 बार आगे हमने वैसे ही लिख लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा, दोनों में x माइनस 5 और माइनस 5 आ गया है, और दोनों में से हम x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 से भाग देते हैं तो बचेगा क्या, x, ये निकल आएगा बाहर तो x अकेले बचा, और प्लस ये भी बाहर निकल आया तो 2 अकेले बचा, इक्वल टू 0। अब हम एक बार यदि x माइनस 5 इक्वल टू, तो x इक्वल 5 जब इधर उस पार जाएगा पक्षांतर होकर तो हो जाएगा प्लस 5, और यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ये तो आपको वैल्यू मिले x, और यही आपको ज्ञात करना था। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और माइनस 2, ये 2 वैल्यू इसके निकलेंगे। कौन कौन से, 5 और माइनस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर यूपी पीसीएस वगैरह में आपको देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से 5 तक जो इसमें प्रश्न किया गया है 6 के अंतर्गत, पाई चार्ट के थ्रू आपको कुछ दिखाया गया है, और इसको दिखाकर फिर आपको जो है इसी से क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, और आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब देखते हैं, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय में विभिन्न हॉबी कक्षाओं में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हॉबी कक्षाओं का मतलब जो बच्चों को अच्छा लगता है, जो जिनमें बच्चों की रुचि है, इस तरह की कक्षाएं। तो किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना, किसी को पेंटिंग, तो किसी को खाना बनाना, किसी को नाटक में भाग लेना, किसी को सिलाई करना या अन्य चीजों में। तो हम चलिए अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा क्या है, पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नृत्य, पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या नृत्य की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहले हम ये पता कर लें कि दोनों में कुल बच्चों की जो संख्या है वो क्या क्या है। तो पहले पाक शास्त्र में विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल लें। हम पहले लिखेंगे पाक शास्त्र में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो पाक शास्त्र में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं 3600, ये दिया गया है। नीचे आपके क्वेश्चन में भी 3600 दिया गया है। कुल विद्यार्थी कितने हैं 3600। और पाक शास्त्र वाला जरा देखिए कहां है, पाक शास्त्र वाला आपका ये है। पाक शास्त्र में कितने हैं 22%। अगर स्पष्ट नहीं है तो ऊपर वाले में आप देख लें, पाक शास्त्र में कितने हैं 22%। तो आप देखेंगे कि पाक शास्त्र में जब 22% हैं तो आप ध्यान दें कुल बच्चे कितने हैं, कुल कितने छात्र हैं
या कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3600। तो 3600 का मीन्स गुणा कितना? 22%। यहां आप का भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब आगे देखें, 3600 गुणा 22% का मतलब 22/100। परसेंट मीन्स प्रतिशत, मीन्स अपॉन 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे अब देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, नीचे 1 बचा, कोई मतलब नहीं है। अब 36 से इसमें गुणा कर लेंगे। 36 दूना 72 का 2 हासिल 7, और 36 दूना 72 और 7 79। 792 विद्यार्थी किसमें भर्ती हुए? पाक शास्त्र। और दूसरा हमें जो दिया गया है वो क्या है? नृत्य की बात की जाए तो नृत्य में कितने विद्यार्थी हुए? नृत्य में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितने भर्ती हुए विद्यार्थी नृत्य में? तो नृत्य में देखिए 21% है। 21% किसके? कुल छात्रों के। तो वही कुल छात्र कितने हैं? 3600 का मीन्स गुणा 21% मीन्स अपॉन 100। ये दोनों जीरो कट गए और ये 100 कट गया, और इसको आप गुणा कर लें 36 से कम 36, 36 दूना 72, 3 75। तो 756 विद्यार्थी हो गए नृत्य वाले। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है कि पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, पाक शास्त्र की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या इतनी है ना। नृत्य की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का, नृत्य में भर्ती हुए विद्यार्थियों कितने? 756 का कितने प्रतिशत है? तो हम मान लें कि माना प्रतिशत है, हमें पता ही नहीं है कितने प्रतिशत है, तो हम मान लेते हैं कि माना x%। और इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करें, इसको आप सॉल्व कर लें। और आगे कैसे करेंगे देखिए, 792 बराबर 756 गुणा x/100। हम इसको सॉल्व कर लें जरा आसानी से। इस प्रकार से इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको क्रॉस ले आएंगे, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। यहां बचेगा क्या? फिर x बचेगा, तो x इक्वल टू ऊपर क्या क्या होंगे? 792 गुणा 100, और नीचे क्या हो जाएंगे? 756। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जरा इसको भाग करें। वैसे मैं बड़े टेबल से इसको भाग दे रहा हूं, जैसे 36 से, तो 36 दूना 72, 3 बचेगा, और फिर 36 होगा तो 36 से कम 36। इसी प्रकार से इसको भी करें। 36 दूना 72, तो 7 बचेगा, फिर 72, तो 36 दूना 72 मीन्स 22 आएगा ऊपर। तो 22 में जब 100 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2200 और बटा 21, 2200 बटा 21 बराबर x। अब क्या करेंगे, इसको हम 21 से 2200 को भाग दे देंगे। आपको अगर भाग देना आता है तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं आता है फिलहाल मैं वो भी आपको बता रहा हूं। देख लीजिए जरा, 2200 को हम कैसे भाग देंगे 21 से। तो 21 का पहाड़ा आपको अगर याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो 21 से कम 21 और 1 बचेगा,
एक जीरो आएगा 10 हो जाएगा और भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो यहां बढ़ाएंगे तो अगला पद हम नीचे ले आएंगे, 100 हो गया। तो 20 पंजे 100 तो आप जानते हैं ना, तो 5 बार नहीं जा पाएगा क्योंकि 21 है, तो आप क्या करेंगे 4 बार ले जाएंगे। तो 4 से क्या करेंगे, 1 में पहले गुणा करें, 4 एक कम 4, फिर 4 से 2 में गुणा करें, 4 दूना 8। अब 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, यहां 9 बचा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव लगा देते हैं तो क्या करेंगे, जीरो आ जाएगा, 160 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़े, 16 में 2 अट्ठे 16, 8 बार, तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा 168। इसका मतलब 8 बार नहीं जाएगा, एक कम कर लें 7 बार, तो 7 एक कम 7 और 7 दूना 14। मैं सोच रहा हूं आपको बिल्कुल, जिसको बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बहुत घबराता हो मैथ से, उसके भी मैथ के डर को हमें दूर करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां एक 10 में से 7 गया 3, और यहां आपका बचेगा 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, फिर एक जीरो आ गया, दशमलव लगा ही है तो एक जीरो और आ गया। अब हम भाग देते हैं तो 2 छंग 12, लगभग 6 बार जा सकता है, 7 बार नहीं जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा, 6 एक कम 6 और 6 दूना 12। तो हम देख रहे हैं 10 में से 6 गया 4, इस प्रकार से ये हो जाएगा अभी भी। लेकिन दशमलव के 2 अंक तक हमें ज्ञात करना है, और हमें क्या मिला, 104.76 एक्स की वैल्यू मिल गई। हमने एक्स क्या मान लिया था, कितना परसेंट होगा, तो हमने मान लिया था कि एक्स परसेंट होगा, तो एक्स परसेंट, एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो इतना परसेंट हो जाएगा। मतलब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पाक शास्त्र में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या, नित्य शास्त्र में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का कितना है, तो आपने देखा कितना है, 104.76%। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत है, तो क्या है आपका आंसर, 104.76%। एक्स की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिलाई तथा नाटक को कक्षाओं में मिलकर भर्ती हुए छात्र विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो सिलाई तथा नाटक में, नाटक की होनी चाहिए, चलिए इसको ऐसा बना लीजिए, सिलाई तथा नाटक की कक्षाओं में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो देख लीजिए जरा, सिलाई में कितने हुए हैं, सिलाई में 11% और नाटक में 13%, धन 13%, दोनों में जोड़ दिया हमने। कराना कि दोनों को मिलाकर, मिलकर कुल, तो मिलकर इतने हुए, कितने, 11 धन 13। मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब दोनों में मिलाकर जो भर्ती हुए हैं कुल कितने बच्चे हैं, तो दोनों मिलाकर कितने से निकालना है, कुल विद्यार्थियों से। तो कुल विद्यार्थियों का मीन्स गुणा हो गया। अब आप इसी को जरा सॉल्व कर लें, 3600 गुणा 13 और 11 मीन्स 24%, प्रतिशत मीन्स बटा 100, 100 से इसको इस तरह से काट देंगे और 24 से इसमें गुणा कर देंगे, किसमें, 36 में, तो हो जाएगा 864। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि दोनों में सिलाई तथा नाटक की कक्षाओं में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या है 864 विद्यार्थी। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, चित्रकारी को कक्षा में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए, मतलब चित्रकारी के लिए कक्षा में कितने भर्ती हुए हैं विद्यार्थी। तो चित्रकारी वाला जरा देखिए कहां है, यह है चित्रकारी वाला 15%। चित्रकारी वाला कितना है 15%। तो आप क्या करेंगे, चित्रकारी में भर्ती हुए छात्रों की संख्या बराबर 3600 का मीन्स गुणा 15% और 100 से दो काट देंगे, 15 छक्का 90 और 15 45 और 9 54, 540 विद्यार्थी चित्रकारी की कक्षा में एडमिट हुए हैं। कितने 540। आगे बढ़ते हैं, चित्रकारी को कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो वैसे ही है जैसे भी आपने ऊपर किया था एक क्वेश्चन, चित्रकारी को कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, चित्रकारी में कितने हैं जरा देख लीजिए, चित्रकारी में 15%, तो चित्रकारी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3600 का 15%, ये हो गए चित्रकारी वाले। चित्रकारी को कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन में या गायन की कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का, तो अब जरा देखें गायन वाले में, गायन में क्या है 18%, 3600 का 18%, ये हो गए गायन के। इनका का मीन्स गुणा कितना प्रतिशत, तो आपने मान लिया x%, माना x% विद्यार्थी हैं, माना x% है, और आप सॉल्व कर लें। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कैसे होगा जरा देख लीजिए। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां भी सब गुणा में ही है और यहां भी सब गुणा में है। हम चाहें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऊपर ले जाएं और ये इधर दूसरी ओर ये इस प्रकार से ऊपर जाएगा और ये दोनों जो हैं ऊपर इस प्रकार से जाएंगे, या उसको जो है यहां नीचे ले आएंगे, ऊपर नहीं सॉरी, इन दोनों को नीचे लाएंगे और ये दोनों ऊपर जाएंगे। तो जरा देखिए, या तो हम ऐसे कर लें, गुणा में सब है तो 3600 से 3600 कट गया, 100 से ये 100 कट गया, अब बचा ये वाला 100, मतलब 100 गुणा 15 अब करना पड़ेगा ऊपर, 15 गुणा 100, और ये कहां जाएगा नीचे जो बचा हुआ, बचा क्या इक्वल टू x। अब हम जरा इसको सॉल्व कर लें, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 0 50। अब क्या करें, इनको और सॉल्व कर लें, 5 गुणा 50, 5 पंजे 25 मीन्स 250 बटा 3 बराबर x, ये आ गया। अब हम 3 से इसको भाग दे देते हैं 250 को, तो जरा देखिए 3 एकम 3, 3 8 24, एक बचेगा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 तिक्का 9, फिर एक बचेगा तो हो जाएगा 10 और फिर 3 तिक्का 9। तो देखिए पहले जरा समझ लीजिए, सॉरी ऐसे नहीं दशमलव लगाना पड़ेगा तब होगा, लेकिन जरा देखिए 3 8 24, एक बचा 10, तो 3 तिक्का 9 तो हो गया है, तो एक अब एक बचा, दशमलव लगाएंगे तो 0 जाएगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लगभग कितना प्रतिशत, मतलब एग्जैक्ट नहीं, लगभग, क्योंकि इसके बाद अब 3 8 24 फिर 10 3 तिक्का 9, तो एक बचा है,
बहुत छोटी संख्या बची है, तो इसलिए लगभग 83% आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 83%, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना है बस। आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है गायन तथा नृत्य की कक्षाओं में कुल भर्ती विद्यार्थियों की संख्या नाटक की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। तो पहले इनकी संख्या निकाल लें और फिर उसके बाद अनुपात आसानी से निकल जाएगा। तो आप क्या करें, पहले गायन वाले बच्चे कितने होंगे ये देख लो। तो गायन की कक्षा में भर्ती कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, गायन में कितने 18%, तो 3600 का 18% और 18 से इसमें गुणा कर दें। 18 छक्का 108, 10, 18 तिहाई 54 और 10 64, कितना हो गया 648। और दूसरा क्या है, नृत्य। नृत्य वाले कितने हैं, नृत्य वाले 21%। नृत्य वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितने हैं, नृत्य वाले 21%, तो 36 का मीन्स गुणा 21%। हम चाहते तो दोनों को जोड़कर ही निकाल सकते थे, लेकिन हमने कहा एक जगह जोड़कर आप है तो यहां अलग करके बता देते हैं। अब देखिए 36 कम 36 और 36 गुना 72 और 3 75। 36 से कम 36 का 6 हासिल 3, 36 गुना 72 और 3 75, तो 756 विद्यार्थी नृत्य में हो गए। अब क्या करना है, ये तो हो गए नृत्य तथा गायन के कुल विद्यार्थी। अच्छा, इन दोनों को फिर जोड़ देते हैं। गायन तथा नृत्य वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, हमने अलग अलग निकाल ली, एक साथ ही निकालना था, इसको ज्यादा अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह भी आप समझ लें। प्लस 756 कितना हो जाएगा 8 6 14 और 5 1 6 4 10 का 0 1 7 1 8 और 6 14, तो 1404 छात्र हो गए, 1404 विद्यार्थी। अब आगे देख लें जरा, नाटक की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या। तो नाटक वाले कितने हैं उनको भी जरा निकाल लें। नाटक वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 13% है। कितने हैं 13%। 3600 13%, दो जो कट गए, 13 छंग 78 का 7, 13 तिया 39 और 7 46, 468 विद्यार्थी ये हो गए नाटक वाले। लेकिन अब क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है उसको जरा देख लें। क्वेश्चन में है गायन तथा नृत्य, मतलब गायन धन नृत्य, तथा का मतलब दोनों को जोड़कर, इसीलिए जो है दोनों को एक साथ निकालना ज्यादा अच्छा था, लेकिन चलिए हमने बाद में निकालकर जोड़ दिया। तो गायन नृत्य वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 1404 और नाटक वाले कितने निकले 468। तो अब क्या कह रहा है, गायन तथा नृत्य की कक्षाओं में भर्ती कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब 1404
नाटक की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। अच्छा, मतलब इन दोनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो अनुपात बराबर किसका किसका अनुपात निकालना है, दोनों मिलाकर जो छात्र हैं उनका अनुपात नाटक वाले का, इस प्रकार से। अब अनुपात का मतलब है बटा, आप जानते हो तो अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। चाहे आप बटा लिख लें, चाहे इसको बटा समझ लें कि ये बटा ही है। बटे का मतलब ये हुआ कि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे और इस प्रकार से। अब इसको लिखते ही तुरंत आपके दिमाग में आ गया, किसी भाग से, किसी टेबल से इसको भाग दे दें, किसी पहाड़े से इसको भाग दे दें। तो पहाड़ा कोई आप पढ़ लें और जिससे इसको भाग दे दें, और भाग देते देते इसको छोटा कर लें, जितना छोटा हो जाए। तो चलिए हम भाग देते हैं इसको 8 से दे देते हैं। नहीं जाएगा 8 से लग रहा है, तो फिर ऐसा करते हैं, पहले इसको हम 4 से करें। अगर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ऊपर 4 3 12, 2 14 20, 4 5 हो जाएगा। 4 से भाग चलिए कर लेते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और इसको करते हैं 4 3 12, 2 14 20 है, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, इतना हो गया। और इसको अगर सॉल्व हो जाता है तो और कर लेते हैं। अब देखें जरा किससे भाग जाएगा, इसमें 3 से भाग जाएगा। चलो कर लेते हैं, 3 का 9, तो 2 बचेगा और 27 जाएगा, 3 9 27। इसको भाग देते हैं 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21। चलिए ये भी हो गया। अब क्या करें, अब इसको हम भाग देते हैं। अच्छा, ये 39 से ऊपर 117 है, 3 9 27, 3 त्रिका 9 2 11, इसी से भाग हो जाएगा। 39 एकम 39, 39 गुणा 3 बराबर इतना आएगा। चाहे आप देख लें, 3 9 27 का 7 हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11, मतलब 3 ऊपर और नीचे 1, तो 3 बटा ये 1 आया। और मैंने भी आपको बताया कि बटे का मतलब अनुपात, तो क्या आया, 3 अनुपात 1। यही आपका आंसर हो गया। दोनों में क्या अनुपात है, तो 3 अनुपात 1 का अनुपात है। मेरी समझ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको समझाने का भरसक प्रयास किया है। तो आप अगर देखेंगे इसे ध्यान से तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। और जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं तरह के क्वेश्चन या इन्हीं क्वेश्चनों को आपकी परीक्षा में आपके लिए सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो आप ये समझें कि ये आपके परीक्षा का एक पैटर्न ही है, जिसको आप सॉल्व करें और समझें कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। आप इसको देखें कि आपके बस का है या नहीं, या कहाँ आपको कठिनाई हो रही है उसको आप देखें। बार बार आपके प्रैक्टिस करने से आपको ये निश्चित रूप से आसान दिखने लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।